नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इसराइल और लेबनान के बीच में एक हिस्टोरिकल मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है। अब ये एग्रीमेंट क्यों हुआ है और इसका इशू क्या है, इसको समझने के पहले ज्योग्राफी समझना जरूरी है। देखो, बात कुछ ऐसी है कि मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न भाग के अंदर, मिडिल ईस्ट देशों के अंदर हम लोगों को लेबनान और इसराइल दिखा देते हैं। लेबनान जिसकी राजधानी बैरत है और इसराइल जिसकी राजधानी जेरूसलम है। ये दोनों देश आपस में डिस्प्यूट में है। डिस्प्यूट में क्यों है? क्योंकि धर्म का मामला है। लेबनान जो है वो एक इस्लामिक देश है, वहीं इसराइल जो है वो एक यहूदी यानी कि ज्यूस देश है। इसराइल जब से 1948 के अंदर बना था तब से ही आसपास के इस्लामिक देशों के साथ में लगातार कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बना रहता है। इवन कई बार वॉर वगैरह भी हुई है। इवन लेबनान भी इन वॉर के अंदर इसराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों को सपोर्ट करता है। लेबनान के अंदर एक ग्रुप है, नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला को हथियार देता है ईरान। ईरान हथियार देके हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है ताकि हिजबुल्ला जो है वो इसराइल के अंदर अटैक कर सके। वहीं इसराइल भी बदले में कई सारी एयर स्ट्राइक वगैरह लेबनान के अंदर करता आया है, जिसके बाद में कई सारे युद्ध लेबनान और इसराइल के बीच में भी हुए। इवन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर अभी भी फिक्स नहीं है कि कौन सी बॉर्डर फाइनल है। इवन दोनों देश आज भी टेक्निकली वॉर के ऊपर है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जब पिछली बार युद्ध घोषित हुआ था उसके बाद में कोई भी शांति समझौता नहीं हुआ। बस यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर आई थी और यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स ने यहाँ पर सीज फायर किया है। और जिस सीज फायर जिस लाइन पे किया है उसी लाइन को कहा जाता है ब्लू लाइन। जैसे हमारे यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल होती है ना, वैसे यहाँ पर ब्लू लाइन है। इसे ब्लू लाइन क्यों कहा जाता है? ब्लू लाइन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स एक बफर जोन बनाई हुई है। एक बड़ा सा रीजन है जिसे बफर जोन के रूप में बनाया गया है दोनों देशों के बीच में। अब यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की टोपी जो है वो ब्लू कलर की है। इन्हें ब्लू आर्मी भी कहा जाता है। इसी कारण से इस लाइन को ब्लू लाइन कहा जाता है। अब दोनों देशों के बीच में जब बॉर्डर को डिस्प्यूट है तो दोनों देशों के बीच में मैरीटाइम डिस्प्यूट होना लाजमी है। तो दोनों देशों के बीच में मैरीटाइम डिस्प्यूट भी है। ऐसी कंडीशन में दोनों देशों के मैरीटाइम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा एक एग्रीमेंट कराया गया है लेबनान और इसराइल के बीच में, और ये एक हिस्टोरिकल मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट है। इसे हम लोग समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको वहां मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। कोशिश क्या करो कि यहाँ पर आप लोग मेरे साथ में लाइव जुड़ो। तो देखो दोस्तों, आप बात करते हैं कि यार डिस्प्यूट क्या है मैरीटाइम को लेकर। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज एक सीधी सी बात कहता है कि दो देश हैं, मान लो ये ऊपर ए देश है, ये नीचे बी देश है, और इन दोनों देशों के बीच में यहाँ पर ब्लू कलर की ये समुद्र है, एक बड़ा सा यहाँ पर ये समुद्र है। तो इन दोनों देशों के बीच में मैरीटाइम बॉर्डर क्या होगी? तो मैरीटाइम बॉर्डर इन दोनों देशों के बीच की जो बॉर्डर है उसी को एक्सटेंड करके बनाई जाती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि लेबनान और इसराइल के बीच में कोई लैंड बॉर्डर है नहीं, मतलब फिक्स नहीं है, उसको लेकर डिस्प्यूट है। ऐसी कंडीशन में उसको एक्सटेंड करके जब समुद्र के अंदर ले जाया जाएगा तो फिर मैरीटाइम बॉर्डर को लेकर भी डिस्प्यूट आएगा। लेबनान का कहना है कि दोनों देशों के बीच की जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो लाइन नंबर 29 है, यानी कि ये पूरा रीजन लेबनान का है, ऐसा लेबनान का कहना है। वहीं इसराइल का कहना यह कि ये पूरा रीजन जो है लाइन 1 से नीचे वाला, ये पूरा रीजन मैरीटाइम बॉर्डर है इसराइल की, और ये जो बीच वाला रीजन है इसी कारण से इन दोनों देशों के बीच में एक बफर रीजन के रूप में दिखाई देता है, एक डिस्प्यूटेड रीजन के रूप में, अगर सही रूप से कहूं तो एक डिस्प्यूटेड रीजन के रूप में दोनों देशों के बीच में दिखाई देता है। अब दोनों देशों ने अपने मैप जारी किए थे 2011 में, और जब 2011 में मैप जारी किए थे तो ये ओवरलैपिंग जोन जो है वो दोनों देशों के मैप के अंदर हम लोगों को दिखा था। डिस्प्यूट पहले से था, पर डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ गया जब इसराइल ने यहाँ पर गैस फील्ड ढूंढ ली। एक गैस फील्ड का नाम था करीज गैस फील्ड और दूसरी का नाम था काना गैस फील्ड। अब जो करीज गैस फील्ड है उसको आप बहुत ध्यान से देखो, तो लाइन नंबर 29, लेबनान का कहना है कि लाइन नंबर 29 मैरीटाइम बॉर्डर है। तो करीज गैस फील्ड लेबनान के आधे भाग में आती है। साथ में लेबनान का कहना यह है कि कना गैस फील्ड पूरी तरीके से उसकी है। वहीं अगर इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे तो इसराइल का कहना यह है कि लाइन नंबर 1 एक मैरीटाइम बॉर्डर है, तो काना गैस फील्ड का आधा भाग उसका है, साथ में करीज गैस फील्ड पूरी उसकी है। ये दोनों लेबनान और इसराइल के बीच के डिस्प्यूट है। तो यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा यहां पर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट कराया गया, और एग्रीमेंट के अंदर यह कहा गया कि लाइन नंबर 23 दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये लाइन नंबर 23 दोनों देशों के बीच की इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर है, जिसके बाद में करीज फील्ड जो है वो पूरी तरीके से अब इसराइल की हो चुकी है इस एग्रीमेंट के अनुसार। पर
काना गैस फील्ड को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो काना गैस फील्ड अभी भी एक छोटा सा भाग इजराइल के मैरीटाइम बॉर्डर में आ रहा है और एक बड़ा भाग लेबनान के अंदर आ रहा है। तो इजराइल ने ये कहा कि काना गैस फील्ड के अंदर हम लोग कोई रॉयल्टी नहीं लेंगे। यहां पर एक टोटल करके कंपनी काम करती है जो कि फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की टोटल कंपनी अपने रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसका एक भाग इजराइल को दे देगा, तो इजराइल उसके अंदर खुश है। जिसके बाद में यहाँ पर मैरीटाइम बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट है इजराइल और लेबनान के बीच में, उसे रिजॉल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन नंबर 1 इजराइल के अनुसार, लाइन नंबर 2 लेबनान के अनुसार, और उन दोनों के बीच में 23rd लाइन जो है ये दोनों के बीच की लाइन इस एग्रीमेंट के तहत डिसाइड की गई है। जिसके बाद ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो डिस्प्यूट है वो थोड़े से रिजॉल्व होंगे। साथ में यहाँ पर जो गैस फील्ड है उसके अंदर से इफेक्टिवली गैस जो है वो निकल पाएगी। साथ में इन दोनों देशों का बेनिफिट होगा इस गैस की रॉयल्टी को एक्सेप्ट करके। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर और भी कई सारे बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। देखो लेबनान के अंदर मैंने बताया हिजबुल्लाह करके एक ग्रुप है जो कि एक आतंकवादी संगठन है जो लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करता है, इजराइल भी पलट के अटैक करता है। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में जो ये टेरर अटैक है, वो जो टेरर थ्रेट है उसको थोड़ा सा कम करेगा। इतना ही नहीं, साथ में दोनों देश जो है वो एग्रीमेंट के तहत अब आसानी से एनर्जी को निकाल पाएंगे, गैस फील्ड के अंदर से गैस को निकाल पाएंगे, जिसके कारण से एनर्जी का एक्सप्लॉयटेशन उस रीजन के अंदर से हो पाएगा, जिसकी वजह से दोनों ही देशों के अंदर बेनिफिट मिलेंगे। इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली आपको रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिल रहा है। जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से रशिया के गैस को कम किया जा रहा है यूरोप के अंदर। ऐसी कंडीशन के अंदर यूरोप के अंदर गैस की इनसिक्योरिटी है, इवन ऑयल वगैरह को भी बैन वगैरह किया गया है यूरोप के द्वारा। ऐसी कंडीशन में पूरी एनर्जी की इनसिक्योरिटी यूरोप के अंदर बनी हुई है। यहां पर से जब गैस निकलेगी तो पूरे यूरोप को बेनिफिट होगा, क्योंकि यूरोप जो है वो अपने गैस के इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर पाएगा। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर कोयले के ऊपर हम लोग भारी मात्रा में डिपेंडेंट है, वैसे यूरोप जो है वो गैस के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। तो यूरोप की एनर्जी नीड को एक अल्टरनेटिव इस एग्रीमेंट की वजह से मिल पाएगा। पर इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ कमियां भी हैं। देखो इस एग्रीमेंट के अंदर क्या किया है, केवल मैरीटाइम बॉर्डर को डिसाइड किया है। अभी भी लैंड बॉर्डर के ऊपर इजराइल और लेबनान के बीच में डिस्प्यूट जारी है, जिसके कारण से ऐसा कहा नहीं जा सकता कि आने वाले समय में जो टेरर थ्रेट है लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच में वो कम होगा। इवन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स और यूनाइटेड नेशन के द्वारा बार बार यहां पर कहा गया है लेबनान को और इजराइल को कि आप दोनों आपस में शांति समझौता कर लो, पर अभी तक ऐसा कोई शांति समझौता इन दोनों देशों के बीच में हुआ नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे एसआरसी10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है, जहां पर अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोड यूज करते हो एसआरसी10, तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ना है, किन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है, कितना ध्यान देना है, किन टॉपिक्स को फोकस से पढ़ना है, किन टॉपिक्स का लगातार क्वेश्चन जो है वो आते आए हैं, कौन से कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, कौन से इश्यूज करंट के हैं जिनके ऊपर ध्यान देना है। इवन हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बेटर नहीं बेस्ट हो। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको किताबें मिलेगी, साथ में आपको इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ने का मौका मिलेगा, जहां पर आपको लीडरशिप बोर्ड वगैरह जैसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। तो जाओ सब्सक्राइब करो, एसआरसी10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।